जय हिंद दोस्तों। आज 7 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट, इसको आप निश्चित तौर पे आप लोग पढ़िएगा। और इससे संबंधित दो अन्य न्यूज़ भी है जो इम्पॉर्टेंट है, जो नीचे के पार्ट में दिया गया। एक एडिटोरियल भी आया है और एक पेज नंबर 3 या 4 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखिए मुद्दा क्या है, सबसे पहले न्यूज़ बताते हैं कि न्यूज़ क्या। न्यूज़ ये है कि बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं नुपुर शर्मा जी, उन्होंने मोहम्मद साहब पैगंबर पे एक टिप्पणी कर दी, एक गलत टिप्पणी कर दी जो उनको नहीं करना चाहिए। अब उस टिप्पणी के लिए बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगा और बीजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब उस टिप्पणी को लेकर के कई देश जैसे कतर, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी, ये सब ने भारत के राजदूत को सम्मन किया। भारत ने इन देशों को, जो क्लोज देश हैं, जो भारत के साथ महत्वपूर्ण, जिसका भारत का संबंध है, जो अरब देश हैं, पर्टिकुलरली कतर ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, इन सब देशों को भारत ने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है मोहम्मद साहब पैगंबर पर जो भी गलत टिप्पणी किया गया है वो भारत का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है या भारत सरकार की वो स्टेटमेंट नहीं है। वो टिप्पणी एक व्यक्ति की है, एक महिला की है, एक व्यक्ति की है, वो टिप्पणी है, लेकिन वो भारत सरकार का स्टैंस नहीं है, भारत सरकार का पक्ष वो नहीं है, भारत सरकार की वो टिप्पणी नहीं है। तो एक सॉफ्ट रिप्लाई किया भारत ने इन देशों को। अब बात करते हैं ओआईसी और पाकिस्तान को। ओआईसी और पाकिस्तान को भारत ने एक हार्ड रिप्लाई किया, कहा है कि आप इस तरह से दुष्प्रचार करना बंद कीजिए कि भारत में माइनॉरिटी की कंडीशन सही नहीं है। जो ओआईसी दुष्प्रचार करता है या पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है कि भारत में माइनॉरिटी की कंडीशन सही नहीं है। माइनॉरिटी की कंडीशन ख़राब है तो कहीं पाकिस्तान में आप जाकर देख सकते हैं। इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन आज़ादी के बाद लगातार बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में घटा है। इंडिया में सिख की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है आज़ादी के बाद, पाकिस्तान में घटा है। तो फिर माइनॉरिटी की कंडीशन ख़राब है पाकिस्तान में, वो हमें ज्ञान देना बंद करे। तो दोनों स्टेट में, दोनों भारत ने स्टांस लिया है, एक सॉफ्ट स्टांस लिया है कतर वगैरह के प्रति और हार्ड स्टांस लिया है पाकिस्तान और ओआईसी के प्रति। अब देखिए इसको बैकग्राउंड को भी जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली तो कि पाकिस्तान इस तरह से समन भारत को भेजता रहा है और ओआईसी भी कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे पे लगातार उछालता रहा है, तो इसलिए एक हार्ड स्टांस ओआईसी और पाकिस्तान के प्रति लेना लाजमी था जो भारत ने लिया है। बाकी अन्य पेज पे मैं आप लोगों को डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं। ये जो इशू हुआ है इस इशू को लेकर के हम लोग अन्य पेज पे डिटेल से चर्चा करेंगे। एक जन समर्थन पोर्टल की सरकार ने शुरुआत किया है, 13 स्कीम पे लोन मिलेगा और बहुत ईजी तरीके से अब मिल जाएगा। तो इसका डिस्कस हम लोग करेंगे बिजनेस पेज पे। बिजनेस पेज पे इस पे संबंधित डिटेल चर्चा दिया गया। अब देखिए यूरिया चोरी करने वाले उद्योगों पे छापेमारी, 35,000 बोरी बरामद। ये इंपॉर्टेंट उतना मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक टर्म मुझे दिखा, इसलिए मैं सोचा कि चर्चा आपसे के साथ कर दूं। नीम कोटेड यूरिया। आखिर नीम कोटेड यूरिया क्या है? तो वैसा यूरिया जो यूरिया के साथ पेस्टिसाइड का भी काम करती है, उसको नीम कोटेड यूरिया कहते हैं। बेसिकली इसमें नीम मिला दिया जाता था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको अगर बैकग्राउंड को भी एनालिसिस कीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चर्चा इस पे हो सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है यह? क्योंकि भारत जो है पहली औद्योगिक क्रांति में भारत ने भाग नहीं लिया, दूसरी औद्योगिक क्रांति में भारत ने भाग नहीं लिया, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भारत ने भाग नहीं लिया, चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत विश्व को लीड करना चाहता। चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत विश्व को लीड करना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में चौथी औद्योगिक क्रांति के जो सोर्सेस हैं या चौथी औद्योगिक क्रांति के जो पार्ट हैं उस पर हमें अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति का क्या पार्ट है? एक रोबोटिक्स है, चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी जो होता है वो भी चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट है।
ये सब जो है, उसके बाद बिग डाटा एनालिसिस, ये भी चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट है। तो ये सब जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें लेकर काम करने की ज़रूरत है। इस पे हमें अधिक से अधिक मैन फोर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र को तकनीकी रूप से दक्ष करेगी। कहीं न कहीं विश्व स्तर पे चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सके, ये इसका उद्देश्य है। 76,000 करोड़ के स्वदेशी रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अब ये हो रहा है कि जो रक्षा खरीद हो रही है, ना सिर्फ हम रूस से खरीद रहे हैं बल्कि अपने डोमेस्टिक कंपनी से भी हम रक्षा खरीद रहे हैं। क्या फ़ायदा होता है अपने डोमेस्टिक कंपनी से रक्षा परचेज करने का? तो अपनी डोमेस्टिक कंपनी से जो रक्षा प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी हेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हालांकि ये तो सरकारी कंपनी है, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी मान लीजिए जो इंडिया में है, तो उससे अगर हम रक्षा परचेज करेंगे तो कहीं न कहीं उस कंपनी का लाभ होगा। वो कंपनी का लाभ होगा तो इंडिया में अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। इंडिया में अगर अधिक से अधिक उत्पादन करेगा तो विदेश में भी वो कंपनी बेचेगा, तो विदेशी मुद्रा भी बचत होगा उस कंपनी को, विदेशी मुद्रा भी वो कंपनी लाएगा। और साथ ही साथ भारत अगर परचेज उससे करता है तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं खर्च होती है, इंडियन करेंसी में ही हम उसको पे करते हैं, डॉलर में हम उसको पे नहीं करते हैं। तो ये सब बेनिफिट हैं। इसलिए सरकार अभी लगातार प्रयास कर रही है कि हम स्वदेशी रक्षा खरीद को बढ़ावा दें, देश में ही निर्माण हो रहे जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है उसको हम बढ़ावा दें। अब देखिए, अग्नि-4 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण एक प्रोग्राम था जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1982-83 में शुरुआत किया था और 2008 में इसको बंद कर दिया गया। इस प्रोग्राम का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आज भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 5 मिसाइल सिस्टम को बनाने की बात किया गया था और ये 5 बना लिया गया। कई बार तो ये क्वेश्चन सीधे आपको दे देता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा मिसाइल नहीं आता। तो 5 मिसाइल का नाम याद रखिएगा: पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग, ये 5 मिसाइल सिस्टम था जो IGMDP के तहत बनाना था और 5 हमने बना लिया। अब देखिए, अग्नि मिसाइल जो है सतह से सतह मार करने वाली जो है बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल 2 तरह का होता है, एक बैलिस्टिक होता है, एक क्रूज होता है। अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ये हमारा टारगेट और मिसाइल यहाँ से छोड़ा जाना, तो ऐसे करके इस तरह से जाकर के टारगेट को हिट करेगा, एक पूरी तरह से स्लोप बना करके टारगेट को हिट करेगा। इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि मान लीजिए ये टारगेट है और यहाँ से मिसाइल छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे करके जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और फाइनली ऐसे जाकर के हिट करेगा टारगेट को। तो इस तरह से होता है क्रूज मिसाइल। तो अग्नि जो है बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अग्नि में 5 अग्नि का पार्ट है। अग्नि का पहला जो पार्ट है अग्नि 1 है, इसको कहा जाता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज था 700 से 900 किलोमीटर। अग्नि 2, इसका रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 का 3500 से 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 का 3000-4000 किलोमीटर है, लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 जो है ये है ICBM। ICBM क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। मतलब एक कॉन्टिनेंट से जब दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकता है तो उसको कहा जाता है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। जैसे मान लीजिए हम इंडिया से छोड़ेंगे और अफ्रीका तक हमारा मिसाइल चला जाएगा तो उसको ICBM मिसाइल कहेंगे। इंडिया से छोड़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे चला जाएगा उसे हम ICBM कहेंगे। इंडिया से छोड़ेंगे और USA तक चला जाएगा तो उसे ICBM कहेंगे। इंडिया से छोड़ेंगे और यूरोप तक चला जाएगा तो उसे हम ICBM कहेंगे। तो 5 अग्नि 5 का मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, 76 डेवलप हो रहा है, जिसका रेंज होगा 8000 से 10000 किलोमीटर। और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी मिसाइल सिस्टम सीधे अमेरिका तक हिट करने की क्षमता रखेगी। अब देखिए, दूसरा है आकाश। आकाश है सतह से आकाश में मार करने के लिए मध्यम दूरी वाली मिसाइल। यानी सतह ये है, मान लीजिए धरती का ये आकाश है, तो यहाँ से इसको हिट करने के लिए आकाश का प्रयोग करते हैं।
तीसरा है त्रिशूल, यह सतह से आकाश मार करने वाली कम दूरी वाली मिसाइल है। त्रिशूल भी सतह से आकाश को मार करती हैं। चौथा है पृथ्वी, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और पांचवा है नाग, ये एक टैंक भेदी मिसाइल है, टैंक को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है नाग। तो ये पांचों मिसाइल का नाम याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे दो न्यूज है। एक न्यूज ये है, अविकसित राज्यों की भाषा है हिंदी, यह हमें शूद्र बना रही है या बना देगी। ये कहा है बेसिकली द्रमुक के राज्यसभा सदस्य, बेसिकली ये तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के राज्यसभा सदस्य हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यद्यपि इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। एक राज्यसभा सदस्य के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए कि हिंदी भाषा जो लोग हैं वो दरिद्र है, कम विकसित हैं, और अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम भी कम विकसित हो जाएंगे। ये इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बावजूद अगर आप इसको निष्पक्ष न्यूट्रल रूप से देखिएगा, रीजन जो भी हो, जो इनका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखा जाए कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है और कहीं कहीं डेवलप है। हिंदी भाषा जो क्षेत्र उसमें आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ये उतना अपेक्षित रूप से डेवलप नहीं है। तो रीजन जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग उतने डेवलप नहीं है जितने होना चाहिए। हालांकि इसके स्टेटमेंट को निश्चित तौर पे कंडेम किया जाना चाहिए, ऑफिशियली निश्चित तौर पे इनके स्टेटमेंट को कंडेम किया जाना चाहिए। देखिए, जब अंग्रेज़ हम लोगों के लिए शिक्षा प्रणाली ला रहे थे और ख़ास करके मैकाले ला रहे थे, तो मैकाले जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव इंडिया में रखा था। और उन्होंने एक बात कहा था कि हम जो है काले चमड़े में गोरे लोगों को पैदा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इंडिया की संस्कृति को ही डिस्ट्रॉय करने का काम किया था, जो कहीं न कहीं आज भी आपको दिखेगा कि भारत की संस्कृति को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था अंग्रेज के द्वारा, और उसका प्रतिबिंब आपको आज भी दिखेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक भारत के इतिहास का कुछ मुद्दा ऐसा जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, उसमें एक नागा समझौता है, नागा वार्ता है। आज़ादी से पहले से ये मुद्दा चल रहा है और इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके ही डिस्कस कर दूंगा। चूँकि मुझे याद है कि एक बार मैं चर्चा कर रहा था वीडियो में, न्यूज़ एनालिसिस में 20 से 25 मिनट लग गया था, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने किस न्यूज़ एनालिसिस में उसको डिस्कस किया था, किस डे के न्यूज़ एनालिसिस में उसको डिस्कस किया था। तो ये जो इशू है इसको मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। लंबा थोड़ा 20 मिनट लगेगा इसमें, तो सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा ताकि बाद में भी लोग इसको देख सकें। लेकिन नागा मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। देखिए, दो न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली। एक तो 2026 तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी, अच्छी बात है। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन बन रहा है। जापान इसके लिए भारत को लोन दे रहा है और काफ़ी सस्ते दरों पे जापान लोन दे रहा है। दूसरा ये है कि भारत में बंगाल में मुख्यमंत्री होंगे कुलाधिपति और शिक्षा मंत्री होंगे विजिटर। कुलाधिपति नॉर्मली किसी भी स्टेट का राज्यपाल होता है। जितने भी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनके हेड को कुलाधिपति कहा जाता है, जो राज्यपाल होता है। लेकिन बंगाल में अब कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे, यानी जितने भी वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, वीसी होते हैं, उसके भी हेड होंगे मुख्यमंत्री। वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक ये जो है, अगर ये बिल बनता है, विधेयक पेश होगा, बंगाल विधानसभा में पेश होगा, पेश होने के बाद जब तक राज्यपाल का साइन नहीं होगा तब तक ये पारित ही नहीं होगा। और आपको दिख रहा है जिस तरह से कि बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि राज्यपाल इसको साइन करेंगे। बहरहाल इस पर देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हम लोगों को गौर करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की राह दिखाएंगे युवा। देखिए, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया सरकार के द्वारा। देश के सभी निकायों में 5000 से अधिक प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे जो इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और 2027 तक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसका सुझाव देंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे।
तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जितना भी नगर निगम है वहाँ पे 5,000 लोगों को नियुक्ति किया जाएगा युवा की, और वो बेसिकली डिसीजन लेंगे कि किस तरह से 2027 तक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप भारत ने क्यों उठाया, उसका रीज़न है कि 2070 तक हमें नेट न्यूट्रल करना। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे प्रत्येक नगर निगम को टारगेट करते हुए हमें प्रत्येक नगर निगम को नेट न्यूट्रल करते रहना है, राइट। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। वादी में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा करेगा अर्ध सैनिक बल। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रहा है उसको लेकर के अर्ध सैनिक बल जो है यानी बीएसएफ के जवान जो है बेसिकली वो अब सुरक्षा करेगा कश्मीरी हिंदुओं की। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट डिस्कस करना। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। ये टॉपिक कल भी हम लोग आपके साथ डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे। विशेषज्ञों ने पूछा चीन पे क्यों चुप है मुस्लिम देश। भारत को समन भेजते हैं ये देश, भारत में क्यों समन भेजा। एक बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, क्या वो ऑफिशियल हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार का ऑफिशियल स्टांस रखती हैं, ऑफिशियल मत रखती हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोग जो सरकार का मत नहीं रखती, भारत सरकार का मत नहीं रखती है, उनके एक स्टेटमेंट को उठा करके ये देश भारत को समन भेज रहे हैं, भारत के राजदूत को समन भेज रहे हैं। लेकिन वही देश जब पूरी तरह से कुरान को चेंज करने की बात किया जाता है चीन के द्वारा, चीन में मोहम्मद साहब पैगंबर की जगह एक चीनी व्यक्ति को कुरान का हीरो बनाने की बात किया जाता है, या वही जो 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को चीन ने जेल में डाल दिया है उसके खिलाफ, या उइगर मुसलमान अपना मुस्लिम नाम तक नहीं रख सकते हैं चीन में, तो ऐसे प्रताड़ना करने वाले, ऐसे अत्याचार करने वाले, मुस्लिमों पे ऐसे अत्याचार करने वाले चीन के खिलाफ ये देश क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कतर ने कभी चीन को समन भेजा है? क्या आपने सुना है कभी ईरान ने कभी चीन को समन भेजा है? ये देश आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो वहीं यहाँ पे कुछ लोगों ने, खास करके भारत के कुछ विशेषज्ञ ने सवाल उठाया। भारत ने कहा है, या कुछ विशेषज्ञ का ये राय है और साथ ही साथ मेरा भी राय है, कतर को भारत को समन भेजना भेजे, कोई इशू नहीं है, भेजना चाहिए। मोहम्मद साहब पैगंबर का अपमान हो रहा है तो कतर को निश्चित तौर पे भारत को समन भेजना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साहब पैगंबर का अगर अपमान करने वाले चीन को भी कतर को समन भेजना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल इशू है जो कुछ विशेषज्ञ भारत में सवाल उठा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है अरब देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अरब के कुछ देश को भारत ने बहुत सॉफ्ट रिप्लाई किया, और सऊदी अरब और पाकिस्तान और ओआईसी को भारत ने काफ़ी हार्ड रिप्लाई किया। तो अरब के देशों को सॉफ्ट रिप्लाई क्यों किया भारत ने, अरब के साथ भारत का क्या संबंध है, तो कुछ पॉइंट में मैं चर्चा करूँगा। एक तो है खाड़ी देश से अपने जितने भी हमारे तेल की ज़रूरत होती है, कच्चा तेल की आवश्यकता होती है, उसका लगभग 65% हम आयात करते हैं सिर्फ खाड़ी देश से। दूसरा कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन के साथ तेज़ी से सैन्य संबंध हम इम्प्रूव कर रहे हैं। सभी देश के साथ लगभग मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। इसके अलावा यूएई के साथ ऑलरेडी हमने मुक्त व्यापार समझौता कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, जिसे हम लोग सिपा कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने यूएई के साथ साइन कर लिया, एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के भी अन्य देशों के साथ हम लोग अलग अलग वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का। अकेले कतर से भारत 40% गैस का आयात करता है, ये तेल नहीं है, गैस है। कतर जो है गैस प्रधान इकोनॉमी है, वहाँ काफ़ी गैस होता है। तो जो हम लोग घरेलू गैस यूज करते हैं उसका 40% गैस जो है हम लोग सीधे कतर से मंगाते हैं। तो इसलिए कतर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खाड़ी देश है, उससे हम 45 अरब डॉलर का रिमिटेंस हमें प्रत्येक वर्ष मिलता है। 45 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्रत्येक वर्ष सिर्फ खाड़ी देश से मिलता है। अब सोच के देखिए, यूएई में जितना लोग रहते हैं उसमें 1/3 लोग भारतीय हैं। तो ऐसे लोग
जो हमारे देश के लोग हैं जो अन्य खाड़ी देशों में रहते हैं वो वहाँ से कहीं ना कहीं पैसा भेजते हैं, भारत में रिमिटेंस भेजते हैं, जिससे भारत की फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्ट्रांग होती है। तो इसलिए यही सब कुछ पॉइंट है कि खाड़ी देशों को भारत कभी नहीं असंतुष्ट करना चाहता है, खाड़ी देशों को भारत साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है। हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच तेज, इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चूँकि माइनॉरिटी अगर किसी रेप में इन्वॉल्व हो उसके साथ क्या करना चाहिए ये चर्चा में चल रहा। हैदराबाद गैंग रेप जो हुआ था उसमें जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो भी माइनॉरिटी थी, 18 वर्ष से कम उसका एज था, और जिन्होंने रेप किया पाँच जो लोग थे जिन्होंने रेप किया उसमें 3 बच्चे जो हैं वो 18 वर्ष से कम के थे। तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए ये लगातार चर्चा हो रही है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा, एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाजार तक आसान होती किसानों की पहुंच। देखिए पिछले वर्ष एमएसपी को लेकर के लगातार मूवमेंट चला था, किस तरह से लगभग 1 साल आंदोलन चला देश में, हम लोग सभी देखे हैं। अब जो है कुछ डाटा मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरह से एमएसपी और प्रासंगिक हो रही है। तो सबसे पहले एमएसपी को चलते हैं। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वह दर जिस पे सरकार किसानों को फसल खरीदती है वह किसानों के उत्पाद लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। मतलब सरकार जो है कहती है कि आपका जो फसल है वो फसल आके हमें बेच दीजिए एमएसपी पे, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और जितना आपको लागत, किसान का जितना लागत है मिनिमम उसका 1.5 गुना अधिक जो है एमएसपी का डिसीजन लिया जाता है या एमएसपी डिसाइड किया जाता है। 1964 में पहली बार एमएसपी को लागू किया गया था और इसे सीएसीपी के द्वारा सीएसीपी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है और उसी आधार पर इसे लागू किया जाता है। सीएसीपी मतलब होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। टोटल 23 फसलों को इन्होंने एमएसपी के लिए सिफारिश किया है, यानी एमएसपी के दायरे में अभी टोटल 23 फसल हैं, 23 फसल। 23 फसलों को सरकार के द्वारा एमएसपी दिया जाता है। अब देखिए गेहूं का जो एमएसपी का कॉस्ट था वो डिसाइड किया गया था सरकार के द्वारा 2025 रुपया, सरसों का था 50 यानी 5050 रुपया, और चना का था 5230 रुपये प्रति क्विंटल। अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि सरकार ने 444 लाख टन गेहूं खरीद का टारगेट रखा था 2022-23 में। अब देखिए सरकार जो है एमएसपी कितना था सरकार का जो एमएसपी था वो था 2015 रुपया प्रति क्विंटल। अब किसान के पास ऑप्शन था कि सरकार से 2015 रुपये प्रति क्विंटल अपने गेहूं को बेच दें, या नहीं तो जो निजी कारोबारी है वो 2500 से लेकर के 3000 रुपये प्रति क्विंटल अपने गेहूं को बेच दें। आपके पास ऑप्शन आता तो क्या करते हैं? सरकार तो आपको 2000 रुपये दे रही है, 2015 रुपये दे रही है, और निजी कंपनी आपको 2500 से 3000 दे रही है। निश्चित तौर पे आप निजी कंपनी को दीजिएगा। तो निजी कंपनी या निजी कारोबारी को कहीं ना कहीं देश के जितने किसान हैं सभी किसान उनको बेच रहे हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे। देखिए अंतोगत्वा अगर आप देखिएगा भारत सरकार भी यही चाहता था कि मार्केट में मांग इतना क्रिएट हो जाए, निजी कंपनी जो है वो एमएसपी से ज़्यादा किसानों को ऑफर करना शुरू कर दे, ताकि किसानों के पास ऑप्शन हो कि जो ज़्यादा पैसा हमें देगा उसको हम अपना सामान बेचेंगे, जो ज़्यादा पैसा देगा उसे हम अपना गेहूं बेचेंगे, उसे हम अपना धान बेचेंगे, उसे हम अपना अन्य उत्पाद बेचेंगे। इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ होगा। ये सरकार का भी कहीं न कहीं अंतिम रूप से उद्देश्य रहा है। एमएसपी को अप्रासंगिक बनाना बेसिकली सरकार का उद्देश्य रहा है, और एमएसपी को अप्रासंगिक बनाने के लिए एमएसपी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस करना यह है कि एमएसपी से अधिक वो परिस्थिति क्रिएट करना जहाँ पे एमएसपी से अधिक रुपए में निजी कारोबारी किसानों को ऑफर करें, जो हम वर्तमान में गेहूं के संदर्भ में देख रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इसके लिए आखिर सरकार ने क्या किया? तो एक तो नेचुरल परिस्थिति है। नेचुरल परिस्थिति ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ है उसमें 29% हिस्सेदारी जो है रूस और यूक्रेन की गेहूं में है।
दोनों का अभी व्यापार बंद है, तो इसलिए भारत को अपॉर्चुनिटी मिला है। तो एक तो ये परिस्थिति है, युद्ध वाली परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति अगर आप देखेंगे कि नाम पोर्टल का सरकार ने शुभारंभ किया था और नाम पोर्टल पे लगभग 1.72 करोड़ किसान जो है अब जुड़ चुके हैं। 1000 से अधिक मंडियां नाम पोर्टल के द्वारा जुड़ चुकी है। ई नैम इसे कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सामान परचेज कर सकता है। मान लीजिए कर्नाटका के एक व्यक्ति है, बिहार का अगर वो गेहूं परचेज करना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम से वो भी परचेज कर सकता है। तो एक तो ये है, और तीसरा है कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी एक रीजन है। चौथा अगर आप देखिएगा तो जो कृषि का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कृषिगत उत्पाद के लिए जो हम लोग ने ट्रेन शुरू किया था, तो वो सब भी एक रीजन है कि किस तरह से कृषिगत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही थी। हाँ, कृषि उड़ान योजना एक तो ये भी है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट बताए गए हैं जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसानों को एमएसपी से अधिक लागत में ऑफर हो रहा है, ताकि किसान अपने गेहूं को या अन्य चीज़ों को एमएसपी से अधिक लागत में निजी कारोबार को ही बेच सके। दोस्तों इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया है कि क्यों हमारे लिए खाड़ी देश इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा कि खाड़ी देश आज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा किया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं इसमें सोशल मीडिया का कहीं न कहीं बहुत हद तक प्रयोग होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ जो डिजिटल मीडिया है या कह सकते हैं नॉर्मल मीडिया है, कहीं न कहीं उनके क्लिप जो डिजिटल रूप से आते हैं उनको देख करके ये सब चीज़ प्रचारित और प्रसारित होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बेसिकली इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया। बाकी देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, खाड़ी देश का संबंध आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जो 4-5 पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि खाड़ी देश हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन ठगी के प्रति सतर्कता, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये भी चर्चा में चल रहा है। आज के न्यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यह, एक पोर्टल से 13 स्कीम के लोन लेने में होंगे समर्थ। कल संसद टीवी के द्वारा इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, या स्पेशल मुद्दा पे चर्चा किया गया था। मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा। देश में 125 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान अभी आगे आए हैं जो इन 13 स्कीम में लोन देने का काम करेंगे। बेसिकली अभी 4 सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है, 4 सेक्टर से संबंधित लोन दिए जाएंगे। एक एजुकेशन लोन दिया जाएगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन दिया जाएगा, आजीविका लोन दिया जाएगा और व्यवसाय के लिए लोन दिया जाएगा। तो ये 4 सेक्टर पे लोन अभी दिए जाएंगे। कुल 13 स्कीम इस पोर्टल पे हैं। उन 13 स्कीम में ये जो 4 विशेष सेक्टर है उस पर लोन दिया जाएगा और आसानी से आप लोन ले सकते हैं। आपको लोन लेना है, आप जन समर्थन पोर्टल खोलिए, वहाँ पे जाइए, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उस डॉक्यूमेंट को दीजिए और आपको इमीडिएटली लोन फंड कर दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि 125 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्था लोन देने के लिए आपको आगे आ रही है। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है और एक अच्छा कदम है। एजुकेशन लोन चाहिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन चाहिए, आपको आजीविका लोन चाहिए, यानी कोई काम करना है, कोई रोजगार करना है उस पर लोन चाहिए, और व्यवसाय के लिए लोन चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाएगा। अभी 7 महीने के उच्च स्तर पे पहुंचा पाम तेल आयात। पाम तेल जो है सबसे अधिक उत्पादन विश्व में करता है इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया करता है। पाम तेल कहीं न कहीं चर्चा में, देखिए 2-3 टॉपिक ऐसा है जो लगातार चर्चा हो रहा है। पिछले 1-1.5 वर्ष से देखिएगा लगातार चर्चा हो रहा है, जिसमें एक चावल है। यूपीएससी इस बार भी चावल पे क्वेश्चन पूछी है और पिछले 4-5 वर्ष के पेपर को देखिए, यूपीएससी ने कई बार चावल को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है पाम ऑयल। पाम ऑयल पे यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा था। और 5 वर्ष का पेपर देखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पाम ऑयल पे पूछा गया। तो ये सब अभी जो है एग्रीकल्चर उत्पाद में काफ़ी चर्चा है। महंगाई की मुख्य वजह भू राजनीतिक तनाव व मौसम। बेरी, अभी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष, पहले राजीव कुमार थे, अब नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी।
और सुमन बेरी ने एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है वर्तमान समय में, अगर आप देखिएगा जो खुदरा महंगाई दर है वो खुदरा महंगाई दर बेसिकली आई थिंक 7.79% है, जो पिछले 7 वर्ष में 2014 के बाद सर्वाधिक है। इसी तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिएगा तो 1998 के बाद सबसे अधिक है, ये लगभग 15% के आसपास है। तो वर्तमान में महंगाई जो बढ़ रही है उसका रीजन है कहीं ना कहीं भू राजनीतिक तनाव, यानी रूस यूक्रेन जो वार चल रहा है ये बेसिकली उसका रीजन है, और ख़ास करके जलवायु परिवर्तन, ये दोनों कारण हैं वर्तमान में महंगाई बढ़ने का। भू राजनीतिक तनाव और मौसमी कारण, ये दोनों कारण हैं वर्तमान में महंगाई को बढ़ने का। ये कहना है कि भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी का, नाम भी याद रख लीजिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नसबंदी ऑपरेशन के बाद मौत पे 30 लाख का मुआवजा देने का आदेश। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग ने नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के इलाज की लापरवाही के लिए डॉक्टरों को कहा है कि आप 30 लाख इन्हें आप मुआवजा के रूप में दीजिएगा। तो इस तरह की पहली घटना हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल की लापरवाही पे जो मरीज मरते हैं उस पर अस्पताल को 30 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के द्वारा। कतर के शूरा परिषद के स्पीकर से मिले उप राष्ट्रपति नायडू। अगेन इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटेन में जॉनसन ने के सामने विश्वास मत की चुनौती, हालांकि विश्वास मत जीत चुके हैं पीएम जॉनसन। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।